दोस्तों, आज की कहानी है सम्मान। आज घर में बड़ा हो हल्ला मचा था। सब शाम की तैयारी में मग्न थे। मैं सबको उत्साहित देखकर खुश हो रही थी कि अचानक पतिदेव की आवाज आई, सीमा, तुम तैयार क्यों नहीं हो रही हो? आखिर आज के कार्यक्रम की नायिका तो तुम ही हो। मैं मुस्कुराते हुए तैयार होने चली गई। ये मेरे पति का पैतृक निवास है और हम यहाँ 2 दिन पहले ही आए हैं। मेरी शादी के बस 4 साल ही हम यहाँ रह पाए। फिर पति की नौकरी के कारण दिल्ली चले गए। आना जाना कम ही रहा। सास ससुर की उम्र बढ़ने पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण हम उन्हें अपने साथ दिल्ली ले गए। मेरा देवर और नंदे अक्सर हमारे ही घर आ जाते थे अपने माँ बाप से मिलने, तो हमारा यहाँ आना कम ही रहा। मुझे शुरू से ही लिखने पढ़ने का शौक था। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं कहानियां और लेख लिखती और पति के प्रोत्साहन पर छपने के लिए भेजती। शुरू शुरू में तो जब मेरी रचनाएं अस्वीकृत होकर वापस आती तो बहुत दुख होता, पर मैंने अपने लेखन को सुधारा। फिर धीरे धीरे वो छपने लगी। सालों की मेहनत के बाद अब मेरा शुमार नामी लेखिकाओं में होने लगा है। आज शहर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शहर के नामी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें एक नाम मेरा भी है। इसलिए सब इतना उत्साहित हैं। वीआईपी सीट पर बैठते ही पतिदेव इधर उधर नजर दौड़ाकर आसपास के लोगों को पहचानने की कोशिश करने लगे। अचानक मुझे इशारा करते हुए धीरे से बोले, सीमा, देखो वो वंदना भाभी जैसी लग रही हैं। वही हैं या कोई और? मैंने भी पहचानने की कोशिश की। वह महिला मुझे अपनी ओर यूं ताकता देख चौंक गई, फिर मुस्कुराकर हाथ हिलाया। वो वंदना भाभी ही थी। सांस्कृतिक गायन और नृत्य के बाद सम्मान देने का कार्यक्रम आरंभ हुआ। अपना नाम पुकारे जाने पर मैं मंच पर गई। सम्मान लेते हुए मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही थी। फिर कुछ लोगों के बाद नाम पुकारा गया, वंदना सहाय। मंच पर वंदना भाभी थी। चेहरे पर सौम्य मुस्कान, पर कोई अभिमान का निशान नहीं। मंच पर वंदना भाभी थी। चेहरे पर सौम्य मुस्कान, पर अभिमान का कोई निशान नहीं। लोगों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए उन्हें यह सम्मान मिला था। वो सम्मान लेकर वापस अपनी सीट पर जाते हुए मेरे पास से गुजरी और धीरे से एक पर्ची पकड़ा गई। घर आकर देखा तो उनके घर का पता था। उनसे मिलने की इतनी अधिक उत्सुकता थी कि अगले ही दिन मैं उनके घर जा पहुंची। बड़ा सा बंगला और गेट पर 2-2 गार्ड। उन्होंने जब पूछा कि क्या आपने मिलने का समय लिया है, तो मैं शर्मिंदा हो गई। पर्ची पर फोन नंबर तो लिखा था, पर मैंने अपने उतावलेपन में समय लेने का सोचा ही नहीं। इसलिए गार्ड से निवेदन किया कि एक बार पूछ लें, अगर मिलने का समय हो तो, नहीं तो मैं बाद में आ जाऊंगी। थोड़ी देर में वे स्वयं बाहर आईं और प्यार से गले मिलते हुए बोली, न तो तुम्हें समय लेने की जरूरत है और न ही बाहर इंतजार करने की। फिर गार्ड को निर्देश दिया कि ये जब भी आए तो इन्हें सीधे अंदर भेज देना, रोकना नहीं। अंदर से भी उनका घर आलीशान था। उन्होंने अपने बेटे और बहू से परिचय करवाया। वंदना भाभी एक समय में हमारी पड़ोसी थी। जब मैं शादी के बाद ससुराल आई तो उनका बेटा बस 1 साल का था। उनके ससुर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उनके पति यानी अजय भैया को डॉक्टर बनाया था। अजय भैया से एक छोटा भाई था, फिर 2 बहनें। अजय भैया के छोटे भाई की 17 साल में ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिससे उनके परिवार को काफी धक्का लगा था। अजय भैया ने पूरी मेहनत की और एक सफल डॉक्टर बने। बाद में एक छोटा क्लिनिक भी खोल लिया, जिसमें वो शाम को बैठकर फ्री में गरीबों का इलाज करते। उनके माँ बाप ने वंदना को पसंद किया अजय के लिए और अजय ने शादी कर ली। वंदना सिर्फ ग्रेजुएट थी, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं। वंदना एक आदर्श बहू साबित हुई। उन्होंने पूरे घर को संभाल लिया। फिर जब हम दिल्ली चले गए तो पता चला कि एक रात अजय भैया के क्लिनिक में आग लग गई, जिसमें अजय भैया भी जल गए। बाद में उन्हें बचाया नहीं जा सका। हम भी गए थे शोक प्रकट करने। 6 महीनों बाद वे कहीं चले गए, घर भी बेच दिया। उसके बाद हम आज मिले हैं। वंदना भाभी से हिचकिचाते हुए पूछा कि वो लोग कहाँ चले गए थे। वंदना भाभी ने बताया कि अजय भैया की मौत से उनके सास ससुर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे और वो भी समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या होगा। सारे रिश्तेदार तरस दिखाते, पर कोई भी मदद नहीं कर रहा था। उनकी बड़ी ननद की शादी भी टूट गई। लड़के वालों को लगा कि अब वो उनके हिसाब से शादी नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने फैसला लिया
और अपनी एक स्कूल टीचर से बात की। उन्होंने स्कूल में 2 साल लेदर की चीजें बनाना सीखा था और अपनी उसी टीचर की मदद से वो एक छोटे से कस्बे में शिफ्ट हो गए, जहां कम लागत में कारखाना शुरू किया जा सकता था और कम पैसों में जीवन यापन भी किया जा सकता था। सास ससुर को भी समझाया कि जो हो गया उसे पीछे छोड़ दें, अब उनके मासूम बेटे को संभालें ताकि वो अपने पति की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाए। घर और जेवर सब बेच दिया और एक छोटा सा कारखाना शुरू किया 5 महिलाओं के साथ। टीचर के पति निर्यात भवन में थे, तो उन्होंने उन्हें उन व्यवसायियों से मिलवाया जो सामान निर्यात करते थे। बस धीरे धीरे काम बढ़ता रहा और समस्याएं कम होती रहीं। दोनों नंदों की शादी की, सास ससुर की भी देखभाल की। उनके माता पिताजी चाहते थे कि वंदना भाभी दूसरी शादी कर लें, क्योंकि वो बस 28 साल की ही तो थीं, पर वंदना भाभी ने अपने ससुराल वालों का सहारा बनना ज्यादा उचित समझा। फिर वो समय भी आया जब उनकी पहचान बनी। तब उन्होंने सोचा कि अपने जैसे लोगों की मदद करने के बारे में और एक योजना शुरू की, गरीब तबके की औरतों को मुफ्त प्रशिक्षण और रोजगार देने की योजना। पहले एक सिलाई सेंटर खोला, फिर एक कंप्यूटर सेंटर भी, सीखने के लिए पैसे भी दिए ताकि उनका घर भी चलता रहे। और अब जब उनके बेटे ने उनके बिजनेस को संभाल लिया है, तो वो पूरी तरह से समाज को ही समर्पित हो गई हैं। वंदना भाभी की जीवन यात्रा सुन मैं तो मौन ही हो गई। वो वंदना भाभी जो छुई मुई सी पर्दे के पीछे छुपकर बात करती थीं, वो समय पड़ने पर कैसे इतनी मजबूत बन गई कि घर ही नहीं पूरे समाज का सहारा बनी। महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण मेरे सामने था। मेरा सर नतमस्तक था उनके सामने और दिल से आवाज़ आ रही थी कि इनके सामने हर सम्मान छोटा है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।